भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय जय। मैम। जय हिंद मैम।
I hope screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so now today we'll start with organization of army. So in this we all are going to study कि जो आर्मी होती है वो किस तरह काम करती है. इससे हमें सिर्फ दिखती है कि आर्मी जब लैंड बेस पे जो हमें जो वर्कफोर्स जो हमें प्रोटेक्ट करती है उसे उतना दिखता है कि वो हमें बचा रही है. बट हमें उसके जो इंटरनल वर्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं दिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं. और किस तरह जैसे जो आर्मी होती है वो सिर्फ लड़ने का काम नहीं करती है. उसके दो काम होते हैं, एक ऑफेंस का एक डिफेंस का. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो हमें लैंड बेस पे प्रोटेक्ट करती है और क्या क्या उनके इंटरनल काम होते हैं और किस तरह से वो काम होते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. So the primary mission of the Indian Army is to ensure national security and unity, defending the nation from external aggression and internal threats, and maintaining peace and security within its borders. It conducts humanitarian rescue operations during natural calamities and other disturbances, and also be requestioned by the government to cope up with the internal threats. The present-day Indian Army is one of the foremost fighting armies of the world. तो जो प्राइमरी मिशन होता है इंडियन आर्मी का वो ये होता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, वो हमें सिक्योरिटी दे और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में हमें डिफेंड करते टाइम एक यूनिटी बना के रखे. यूनिटी कहीं पे भी ज़रूरी होती है. अगर आर्मी में खुद में ही अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो यूनिटी बनाने के साथ साथ वो हमें सिक्योरिटी भी दे और जो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल थ्रेट्स हो उनको भी बचाएं. आर्मी का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि जो बाहर के जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनसे बचाना, बल्कि इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें उनको प्रोटेक्ट करना होता है. एक्सटर्नल दुश्मनों से लड़ना कहीं ना कहीं आसान होता है, बट अगर जो इंटरनली जो लोग दिक्कत करते, गड़बड़ करते हमारे देश के अंदर, उनसे भी हमें आर्मी बचाती है. इसके अलावा जो आर्मी जो काम करती है वो ये होता है कि जो डिजास्टर या कैलामिटीज आती हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि आर्मी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. जैसे केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो हमारे जो सोल्जर्स है आर्मी मानते हैं वो सब बॉर्डर से हट के और आधे आधे होके अपने टाइम शिफ्ट करके वो हमें कैलामिटीज में भी हमें सिक्योरिटी देने आए थे. उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया था, वो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे केदारनाथ के, उसमें बहुत अच्छा काम किया था. उसमें कैलामिटीज में किस तरह सर्व करते हैं हमें इंडियन आर्मी सोल्जर्स. एक तो पहली बात कि जो जितने भी लोग फंसे होते हैं मतलब इस कैलामिटी में उनको वहां से निकालते हैं, रेस्क्यू करते हैं. और दूसरा उस टाइम पे देखो कोई भी कैलामिटी या डिजास्टर आता है तो उस टाइम पे रेस्क्यू करने के अलावा दूसरा एक काम ये होता है कि आपको जो लोग फंसे हैं उनको खाना, कपड़ा और जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो पहुंचाना. तो जो हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्होंने ये उनके कुछ रोल होते हैं नेचुरल कैलामिटीज में सर्व करने के लिए. इसके अलावा गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मतलब रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट से मतलब इंडियन आर्मी जो होती है हमारी वो कांटेक्ट करती है कि जिससे कि गवर्नमेंट बता सके कि कहाँ पे उनको आर्मी की ज़रूरत है और कहाँ पे किस तरह से काम करना है. और इंडियन आर्मी वैसे भी हमारे जब वर्ल्ड में बेस्ट आर्मीज की बात होती है, वर्कफोर्स की बात होती है, तो हमारी इंडियन आर्मी उसमें से एक है. तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से, उसके बाद से हमारे इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है. उसमें से कुछ वॉर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि कश्मीर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि 1947 से 1948 के बीच में हुई थी. सेकेंड थी सीनो इंडियन ऑपरेशन इन नेफा जो कि लद्दाख में हुई थी 1962 में. इसके अलावा इंडो पाक वॉर 1965, इंडो पाक वॉर 1971, श्रीलंका 1987, 1990, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999. ये जितनी भी वॉर्स मैं बता रही हूँ ये जो टॉपिक्स है ये लोग बाद में कवर करेंगे. अभी आप लोग समझ लीजिए कि ये वॉर्स कुछ हुई थी जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद. ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स है जिसमें कि हमारी आर्मी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करा था एक बहुत अच्छे लेवल पे. तो ये सारी वॉर्स के बारे में इसको नोट डाउन कर लेना, ये हम लोग बाद में एक एक वॉर को डिस्कस भी करेंगे. देन कम्स योर कमांड एंड कंट्रोल. यस, जो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमारे पास 7 हेडक्वार्टर्स हैं. तो वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, उनका क्या रोल है और
कौन उनको मतलब सुपरवाइज करता है, ये सब चीजें मैंने बताई थी। तो फिर कमांड एंड कंट्रोल में ये है कि जो हेडक्वार्टर, जो मेन हेडक्वार्टर है वो हमारा है, इंडिया का मेन हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो उसका नाम क्या था, हेडक्वार्टर, जस्ट अ सेकेंड, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो उसके अंदर जो 7 हेडक्वार्टर्स आते हैं जो कि इंडिया में अलग अलग जगह लोकेटेड है, वो 7 हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ये सब मैंने कल पढ़ाया था। सदर्न, वेस्टर्न कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड एंड सेंट्रल कमांड, ये सब जो हेडक्वार्टर्स हैं ये सब अलग अलग जगह इंडिया में लोकेटेड है। और ये जो मेन हेडक्वार्टर्स है हमारा, जो कि हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का है जो कि दिल्ली में, वो इसके अंडर काम करते हैं। और वो जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली से रन करता है और सुपरवाइज करता है कि जो हेडक्वार्टर्स बाकी जगह पे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और देन कम्स योर फील्ड फॉर्मेशन। फील्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि हाँ, सी आई टोल्ड यू कि जो भी हमारी आर्मी होती है वो उसका काम सिर्फ लड़ना नहीं होता, उसके जो इंटरनल काम होते हैं वो मैं आपको फील्ड फॉर्मेशन से बताऊंगी। फील्ड फॉर्मेशन में पहला है कॉर्प्स, commanded by an officer of the rank lieutenant general. It has 3 to 4 divisions under its command. The corps are 2 types depending on their role: holding, defensive corps, strike, offensive corps. तो जो हमारे जो बैटल फील्ड मतलब फील्ड आर्मी जो होती है उसमें कॉर्प्स जो होते हैं जो कि ऑफिसर रैंक के जो सीनियर होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो उनको कमांड करते हैं। और कॉर्प्स हमारे 2 तरह के होते हैं, एक डिफेंसिव होता है, एक ऑफेंसिव होता है। लड़ाई में सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लड़ रहे हैं, कभी कभार हमें कमांड मिलते हैं कि आपको सिर्फ डिफेंस प्ले करना है, कभी कभार हमें कमांड मिलते हैं कि आपको ऑफेंस प्ले करना है। बॉर्डर पे का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गोली चलाते रहे या आप सिर्फ टैंकर से बम ब्लास्ट करते रहे, ये नहीं होता। आपको दोनों रोल प्ले करना पड़ता है, जो कि आपका जो सीनियर है, लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, वो आपको कमांड देता है कि आर्मी को किस तरह से उस टाइम पे करंट सिचुएशन पे परफॉर्म करना है। तो 2 तरह के होते हैं, होल्डिंग एंड स्ट्राइक। होल्डिंग मतलब डिफेंसिव एंड स्ट्राइक मतलब ऑफेंसिव। नेक्स्ट कम्स योर डिवीजन। Division is commanded by an officer of the rank of Major General. It has 3 to 4 brigades under its command. जो डिवीजन होता है ये बेसिकली कमांड कौन करते हैं, मेजर रैंक के जो जनरल होते हैं वो कमांड करते हैं। और इनके नीचे जो 3 से 4 ब्रिगेड्स होते हैं जिनको इन्हें कमांड करना होता है। अब ब्रिगेड्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ब्रिगेड्स कमांडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर. इट हैज 3 to 4 battalions under its command. Each battalion has 6 boys commanded by a company commander. अब इसमें हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है, each battalion has 6 boys. boys का क्या मतलब होता है? boys का मतलब होता है कंपनी। तो ये जो ब्रिगेड्स होते हैं ये बेसिकली जो हमारे जो ऑफिसर रैंक के जो ब्रिगेडियर होते हैं वो हमें कमांड करते हैं, ब्रिगेड्स को कमांड करते हैं। और इनके पास 3 to 4 बटालियंस होती हैं इनके अंडर पे जिसको ये कमांड करते हैं। देन कम्स योर स्टैटिक फॉर्मेशंस। Area headquarters and sub-area headquarters are commanded by an officer of the rank of lieutenant general and major general respectively. These formations are extended all over the country and look after the infrastructural assets, lines of communication, logistics, administration and all matters of civil military liaisons etc. तो जो एरिया हेडक्वार्टर होता है फिर सब एरिया हेडक्वार्टर होता है, ये कमांड के आते हैं जो लेफ्टिनेंट रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो कमांड करते हैं। और इनकी जो वही स्टार्टिंग फॉर्मेशन वही है, जो हमारे जो 7 हेडक्वार्टर्स है उनको दिल्ली से मतलब कमांड मिलती है और बाकी जो हेडक्वार्टर्स है अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, जैसे उधमपुर, शिमला, पुणे, तो ये सब वहाँ से कमांड की जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग बाकी के सारे कमांड चलते हैं। इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है, these formations are extended all over the country and look after infrastructural assets, lines of communication, logistics, administration and all other matters of civil military license. License का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। जब हम लोग ग्रुप्स में कम्युनिकेट करते हैं, जब भी कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है, आर्मी का जो डिसीजन होता है ना वो बहुत बड़ा मतलब डिसीजन होता है। आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं दे सकते, बिकॉज बात हो जाती है कि आपकी इंडिया के कंट्री की बात हो जाती है वहाँ पे। तो कंट्री की जब बात आती है तो वो डिसीजन बहुत अच्छे लेवल पे लिया जाता है और ग्रुप्स में लिया जाता है। ग्रुप्स में लेने में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई बात अपनी रखते हो, अगर वो
कहीं से भी उसमें का कोई लूप होल है तो आपको दूसरा इंसान गाइड कर सकता है कि ऐसा नहीं सर, ऐसा कर सकते हैं हम। तो जो आर्मी के डिसीजंस होते हैं वो कोई एक नहीं लेता है, वो प्रॉपर्ली ग्रुप में एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें कम्युनिकेट करके प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है और एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है। और जो मेन हेडक्वार्टर होता है जो हमारे दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी, वहां से कमांड भेजे जाते हैं बाकी जो 7 हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है हमारे अलग अलग जगह पे, उनमें कि काम कैसे होना है या फिर कौन सी नया हमें स्टेप उठाना है। Then comes your fighting arms. Armor Corps. The Armored Corps is one of the combat arms of Indian Army. Formed in 1947, it has battle tanks which provide the mobility and firepower. It currently consists of 63 armored regiments, including the President's bodyguard. The basic role of armor is to destroy enemy by relentless mobile offensive action, both in offensive and defensive operations. Armor is best suited for the present day battlefield environment because of the mobility, firepower, protection, and shock action. An armed regiment has 45 tanks in India. In India, we have tank T20, T-72, tank T-90, and MBT Arjun tanks. See, अब जब फाइटिंग आर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फिर वहाँ पे मेनली 3 आर्म्स होते हैं फाइटिंग आर्म्स में। एक आर्मर कॉर्प्स होता है, जो दूसरा होता है इन्फेंट्री, तीसरा होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो जो आर्मर कॉर्प्स होता है, जितने भी फाइटिंग आर्म्स है उनके अलग अलग रोल प्ले होते हैं, वो अलग अलग फील्ड पे काम आते हैं। जैसे आर्मर कॉर्प्स जो होता है ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो कि ये जो टैंक्स आए थे 1947 में आए थे। ये तब यूज होते हैं जब आपको बहुत मैसिव कोई हुआ हो, जब कोई बहुत मैसिव कोई अगर कोई लड़ाई हो तो उसी में यूज होते हैं। और इसमें इस टाइम पे हमारे पास करेंटली 63 आर्मर्ड वो टैंक्स हैं, जिसमें से एक फिर हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास रहता है। और इसमें से कुछ अच्छे टैंक्स के नाम हैं टैंक T-72, टैंक T-90, MBT अर्जुन टैंक। और ये जो टैंक्स होते हैं ये मोबिलिटी कि चलने वाले टैंक्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जब बहुत सीवियर कोई वॉर होती है तभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत ड्रास्टिक होते हैं, तो फिर इसलिए इनको थोड़ा देख के और यूज़ करना पड़ता है। Second comes your infantry. Infantry is the main combat arm, best armed suited for the close battle. Its role is to close in with the enemy and destroy him or capture his territory. In defense, they hold the ground against all types of attacks. They also take a part in counterinsurgency and counter-terrorist operations. Infantry also provide assistance in aid to civil authority when called for. जो इन्फेंट्री होते हैं ये यूज होते हैं तब जब बैटल या कोई लड़ाई हो वो बहुत पास की हो रही हो, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो या बहुत पास की लड़ाई में ये यूज होते हैं। बिकॉज इनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा दूर की नहीं होती है। जब आपका दुश्मन आपके पास हो, बहुत पास ही, बट हाँ लिमिटेड एक जगह एरिया पे हो जहाँ से आपको दिख रहा हो। जैसे जो आर्मर कॉप्स होते हैं ये अगर आपको दुश्मन बहुत ही छोटा दिख रहा है, अगर वो नहीं भी दिख रहा तब भी ये काम कर सकते हैं कि इनकी इतनी रेंज होती है। बट जब इन्फेंट्री की बात करते हैं हम लोग तो फिर ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके क्लोज बैटल्स में ही यूज होते हैं। और ये आपको जब कोई सिविल एड चाहिए होता है, अगर कोई वॉर के टाइम पे, तब भी ये इन्फेंट्री आपकी काम आती है। Then comes your mechanized infantry. Mechanized infantry, it is infantry with more mobility and firepower. Mechanized infantry moves in armored personnel carried APC, which has enough protection against small arms fire. अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में क्या होता है कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी बाकी इन्फेंट्रीज की तरह, ये आर्मर कॉर्प्स हो गए हमारे पे, जो इन्फेंट्री हो गई, ये भी मोबाइल आर्म ही होता है। और ये जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, स्मॉल फायर आर्म्स होते हैं, ये उनके लिए भी प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। Then comes to supporting arms. जब भी कोई लड़ाई होती है तो जो मेन आर्म जिसमें आपको बताया फाइटिंग आर्म, आर्मर कॉर्प्स हो गया आपका, फिर इन्फेंट्री हो गया, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो गया, हम लोगों ने जो 3 चीजें आगे पढ़ी हैं। इसके अलावा भी हमें सपोर्टिंग आर्म्स चाहिए होते हैं जो कि हमें लड़ाई के टाइम पे एक सपोर्टर की तरह काम कर सके और हमें कहीं ना कहीं बचा सके।
तो इसमें क्या होता है, द सपोर्टिंग आर्म्स व्हिच हेल्प्स द फाइटिंग आर्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आर्म्स। एक होता है आर्टिलरी। आर्टिलरी बेसिकली लॉन्ग रेंज वेपन गन्स होती हैं, जिनकी ये जो आर्टिलरीज होती हैं, इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब दूर तक जाती है, तो ये एज अ सपोर्टिंग आर्म काम करती है। दूसरी आते हैं हमारे इंजीनियर्स। सपोर्टिंग आर्म, अब आप लोग सोचोगे इंजीनियर्स का क्या काम होता है, मतलब जब लड़ाई के वक्त इंजीनियर्स का क्या काम है। जब लड़ाई होती है तो हमारे जब जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या फिर कुछ अगर कोई चीज टूट गई, या फिर हमें कोई जरूरत है, अगर से कोई जो हमारी जो आर्मी होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें छुप के लड़ना पड़ता है, मतलब कि हमें कोई शेल्टर चाहिए होता है प्रॉपर, जिसके पीछे से हम लड़ सके, ताकि हमारा जो दुश्मन है वो हमें देख न सके। तो उस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर हमें कहीं सेफ खुद को रखने के लिए आर्मी मेंस को, अगर उनका जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे सेफली जब लड़ाई के टाइम पे, बिकॉज एक साथ पूरी आर्मी निकल जाती है, स्लॉट्स में निकलते हैं लोग, ताकि कुछ प्रोटेक्टेड भी रहे और कुछ लड़ते रहे एक साथ। तो उनको शेल्टर देने की जो जगह होती है, कई बार वो डैमेज हो जाती है वॉर टाइम पे, तो उस चीज के लिए हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत होती है। देन कम्स योर आर्मी एयर डिफेंस। अब हम लोग जैसे आर्मी एयर डिफेंस की जरूरत इसलिए आती है कि ताकि हमें ऊपर से कोई एयर से देखता रहे, गाइड करता रहे कि कौन सा जो हमारा जो सामने दुश्मन है वो कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहे कि अब ये सामने वाला इंसान ये करने वाला है, तो हमारे पास उतनी गन्स है कि नहीं, उतना मैकेनिज्म है कि नहीं, उतनी वर्कफोर्स है कि नहीं। इसके लिए हमें आर्मी एयर डिफेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमें ऊपर से देखते रहे, वॉच करते रहे, कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे दुश्मन की तरफ से हो रही है, और हमें तुरंत तुरंत बताते रहे। then comes your army aviation corps, हेलीकॉप्टर्स। ये वही उसी में आ गए, मतलब कि वही कि मतलब ऊपर से हमें अगर कोई जरूरत का सामान पहुंचाना है, या फिर हमें कुछ गाइड करना है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स रियली हेल्प्स। देन कम्स योर सिग्नल्स कम्युनिकेशन विंग। सिग्नल्स की क्या जरूरत पड़ती है आर्मी में? सिग्नल्स की जरूरत ये पड़ती है, कोई कमांड अगर आया है हमारे ऑफिसर्स से कि अब वॉर, अब मतलब हम लोग अभी तक डिफेंसिव खेल रहे थे, हम लोगों को ऑफेंसिव खेलना है, तो इस तरह की चीजें होती है, जो कमांड होती है, इसके लिए सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सपोर्टिंग आर्म्स में सिग्नल्स को भी रखा है। Then comes the supporting services. The supporting services provide administrative cover to fighting and supporting arms to carry out their task. कोई भी अगर वॉर होती है, अगर किसी बॉर्डर पे या कोई भी लड़ाई होती है, वो एक दिन की कभी कभार नहीं होती है, कभी कभार होती है, ऐसा होता है कि सब कुछ एक दिन की हो, बट कभी कभार कई हफ्ते निकल जाते हैं, हमारी आर्मी लड़ती रह जाती है, हमारे शहीद होते हैं लोग, उधर के लोग मारे जाते हैं, ऐसे करके जो पूरे टाइम चलता है, एक हफ्ते तक कभी कभी होता है। तो जब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं आर्मी को, उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए सपोर्टिंग सर्विसेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसमें से आते हैं फर्स्ट हमारा आर्मी सर्विस कॉर्प्स। आर्मी सर्विस कॉर्प्स क्या काम करती है? ये हमें जो हमारी जो आर्मी होती है उसको राशन हो गया, फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, व्हीकल्स हो गई, ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, क्योंकि बॉर्डर पे भी रह के अब कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आर्मी मैन हैं, सोल्जर्स हैं, वो खाना तो खाएंगे ही, तो उस टाइम के लिए जब तक ये वॉर जोन चलता है, तो फिर राशन, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट हमारी जो आर्मी सर्विस कॉर्प्स प्रोवाइड करती है। देन कम्स जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ये हमारे जितने भी हॉस्पिटल का हो गया या कोई मेडिकल एड हुए हैं, तो वो सब चीजें प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी वॉर के टाइम पे अगर कोई भी सोल्जर हमारा अगर घायल हो गया है या कुछ चोट लग गई है, तो ये सब जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं वो हो सके उस टाइम पे। देन कम्स योर आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, एम्यूनेशन एंड क्लोथिंग। इसमें आपकी जो आर्मी होती है उसको कपड़े और एम्यूनेशन का मतलब होता है जो बुलेट और शेल्स है। जब एक हफ्ते जब लड़ाई चलेगी, तो ऑब्वियसली आपके टैंकर्स में मतलब आपके जो आपका जो पीछे का मतलब बैकअप होगा, वो कभी ना कहीं खत्म ही हो जाएगा। आपके जो बुलेट्स होंगे, आपके शेल्स होंगे, आपकी गन्स होंगी, वो एक टाइम पे खत्म हो जाती है। तो जो हमारी जो एम्यूनेशन है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ये हमारी आर्मी को बुलेट और शेल्स और क्लोथिंग सब चीजें प्रोवाइड करने काम करती है। Then comes your corps of electrical and mechanical engineers. ये क्या काम करते हैं? जैसे बाय चांस उस टाइम पे वॉर जोन के टाइम पे कोई चीज की जरूरत पड़ गई, जिसको अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल सामान या मैकेनिकल सामान को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गन में कोई दिक्कत आ गई, या फिर हमारे किसी टैंकर में कोई दिक्कत आ गई,
जल्दी आती नहीं है सब टैंकर्स और इन सब चीजों में दिक्कत, क्योंकि हमारी जो आर्मी है ये काफी मतलब जब भी हम लोग वॉर के लिए जाते हैं तो हम लोग बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं, तभी सब दिक्कतें वैसे आती नहीं है कि मतलब टैंकर में दिक्कत आ गई, क्योंकि इन सब चीजों के लिए अलग डिपार्टमेंट तो होता है जो कि आपकी सब चीजें देखता है कि आप जब लड़ने जा रहे हो तो फिर आपकी सारी चीजें जो आप लेके जा रहे हो वो सब चीजें सही है कि नहीं। बट स्टिल अगर बाय चांस इन केस अगर से कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हमारी जो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो काफी हेल्प करते हैं। देन कम्स योर रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स। ये क्या काम करते हैं, ये जैसे कि अगर हमें कभी कभार वॉर में टाइम ऐसी चीजें हो जाती हैं, अब लड़ाई के टाइम जब हमें डॉग्स की जरूरत पड़ती है। डॉग्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि अगर कोई चीज हमें अगर पता लगानी कि अगर इसमें बॉम्ब है या नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार टीवी में देखा होगा या फिर नॉर्मल एपिसोड्स में देखा होगा कि हम जो आर्मी होती है या फिर जो पुलिस वगैरह लोग, पुलिस हमारे जो एयरफोर्स या मतलब जो भी होते हैं वो एक डॉग को ले आते हैं किसी क्राइम सीन पे या क्राइम जोन पे एरिया पे, ताकि वो पता कर सके कि बिकॉज उनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है एनिमल्स की, डॉग्स की खासकर स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो बता सकते हैं कि ये जो चीज है वो आपके लिए सेफ है कि नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर आर्मी में जो भी ये रखे जाते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं या डॉग्स होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे बता सके कि कोई चीज अगर नहीं होनी चाहिए वहां पे या फिर कोई गलत चीज आ गई है, कोई बॉम्ब या फिर कुछ भी ऐसा, तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो जो हमारे जो रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स होते हैं ये हमें ये मतलब एनिमल या डॉग्स जो भी में जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज हमें प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स योर आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम करते हैं, मतलब कि ये हमें अगर मैं और आर्मी की जरूरत है, अगर हमारे जवान शहीद हो गए, हमें लग रहा है कि हमें और डिफेंस की जरूरत है, हमारी साइड लोग कम हो रहे हैं, तो ये हमें और हमारी जो आर्मी होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स टू द इंटेलिजेंस कॉर्प्स। ये हमारी उस टाइम पे जो फील्ड पे क्या जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, हमें अब क्या करना चाहिए, ये उस टाइम के फील्ड की सिनेरियो को देख के गाइड करते हैं आर्मी को। Then comes to the corps of military police. ये डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल, अगर आप लड़ भी रहे हैं तब भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आप लड़ रहे हैं, नॉर्मली नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग आर्मी में मतलब आर्मी की तरफ आर्मी में लड़ रहे हैं और आप बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। एनसीसी हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हम लोग अगर कोई काम भी कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर लड़ भी रहे होते हैं अगर अपने दुश्मनों से, तब भी एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हमें देखते हुए ही लेना होता है। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर कमांडर ने कहा है कि ऑफेंस होगा, डिफेंस नहीं होगा, तो हमें डिफेंस नहीं करना, ऑफेंस ही करना है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है। ये नहीं कि आप उनकी बात टाल दो या फिर कह दो कि नहीं नहीं अभी तो मुझे डिफेंस जरूरत है तो ऑफेंस कैसे कर ले। जो कमांड आपको दिया गया है वही ही आर्मी फॉलो करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल। Then comes to judge, advocate, general branch. ये होते हैं आर्मी लॉयर्स। ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी जब लड़ाई वगैरह में, क्योंकि ये मतलब ये भी इधर से हमें वॉच करते रहते हैं कि हमारी क्या एक्टिविटीज हो रही होती हैं। इनका बेसिकली काम ज्यादा होता नहीं है उस टाइम पे जब हमारी लड़ाई होती है, इनका काम बाद का होता है, जो भी चीजें लड़ाई हुई किस तरह हुई इन सब की रिपोर्ट वगैरह देते हैं। Then comes to Army Physical Training Corps, PT instructors, coaches, sports and games. ये जो हमारे आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कॉर्प्स होते हैं, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स आते हैं ताकि अगर मतलब अगर आर्मी को जरूरत है अगर किसी इंस्ट्रक्टर की, जैसे कि अगर उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है, वो सुबह उठते हैं आर्मी में हमारे, वो फिर जाते हैं थोड़े खेलते हैं, थोड़े दौड़ते हैं, और ऐसे करके इनका प्रॉपर एक एक्सरसाइज का शेड्यूल, एक पैटर्न होता है। तो उसके लिए पीटी इंस्ट्रक्टर्स भी भेजे आते हैं ताकि वो हमारे जो आर्मी मैन को गाइड कर सके। Then comes your defense security corps, सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट एरिया। ये भी अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी आर्मी के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं, देखते रहते हैं कि अगर हमारी आर्मी को जरूरत है किसी चीज की और हमारी आर्मी हर जगह से सिक्योर है कि नहीं है, बिकॉज हम लोग लड़ तभी पाएंगे जब हमारी तरफ के जो जवान है वो सिक्योर रहेंगे। तो ये बस ये चीज देखती है। So that's it. If anyone has any question, you can ask.